पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंशु जो था वो एक फ्लोटिंग आइलैंड के पास आया था। यहाँ पर टोटल 7 फ्लोटिंग आइलैंड थे और यहाँ की जानकारी निकालने के बाद उसको पता चलता है कि हर आइलैंड के ऊपर एक एक एंसेस्टर रहता है और एंसेस्टर जब यहाँ पर किसी को अपना डायरेक्ट डिसेबल चुनता है तो उसको मौका मिलता है आइलैंड के ऊपर जाकर कल्टीवेशन करने का। और अगर कोई ऊपर जाकर कल्टीवेशन करता है तो उसकी कल्टीवेशन इतना फास्ट तरीके से इंक्रीज होती है जिसकी कोई हद नहीं है। लोग मरते हैं आइलैंड के ऊपर जाकर कल्टीवेशन करने के लिए, लेकिन जब तक के कोई डायरेक्ट डिसेबल ना हो वहां पर जाकर अपनी कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता। तो अब वहां पर दावरान नाम का एक बंदा आता है जो कि आइलैंड के एंसेस्टर का डायरेक्ट डिसेबल होता है और वो किंशु का सन ऑफ गॉड वाला सील हासिल करने के बदले वो किंशु को आइलैंड के ऊपर लेकर आ जाता है, जहां पर आकर किंशु बहुत ही ज्यादा खुश था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किंशु जो था वो दावरान से कहने लग जाता है, दावरान देखो तुम यहाँ पर जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हो ना, तुम्हारे बात करने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भी सन ऑफ गॉड हूँ, तुम भी सन ऑफ गॉड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती करो। अगर तुम थोड़े से पावरफुल हो गए हो मुझसे तो तुम तो यहाँ पर मुझसे इस तरह से बात कर ही रहे हो। तुम्हारा ये जो चमचा है ना उसने भी मुझे एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की। अगर इस तरह से चलता ना तो मेरे भी सबर का बांध टूट जाएगा। तो दावरान कहने लग जाते कि चलो ठीक है, मैं तुमसे बेइज्जत करके बात नहीं करूंगा, लेकिन अब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो अपना वादा पूरा करो और अपना जो सन ऑफ गॉड का सील है वो मेरे हवाले कर दो। तो किंशु कहने लग जाते कि माफ करना दोस्त, लेकिन मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे खुद ही नहीं पता सन ऑफ गॉड का सील रखते कहाँ है। मेरे पास सन ऑफ गॉड का सील होगा लेकिन मैं खुद ही नहीं जानता कि वो मुझे कहाँ मिलेगा, इसलिए आखिर वो चीज मैं तुझे कैसे दे सकता हूँ जब मुझे ही नहीं पता कि वो चीज है कहाँ पर। तो ये सुनकर दावरान को गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहने लग जाता है कि क्या तू यहाँ पर मुझे सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए लाया था? मैं तुझे आइलैंड के ऊपर लेकर आया हूँ और यहाँ पर लाने के बाद तू अपना वादा पूरा नहीं करेगा ना तो फिर बहुत बुरा होगा तेरे लिए। दावरान अपने चमचे से कहते हैं कि जा और इससे इसका सन ऑफ गॉड वाला सील निकाल ले, देखते हैं कि और कितना छुपा सकता है। तो ये सुनकर वो चमचा जैसे ही किंशु के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, किंशु यहाँ पर एक ही घसीट कर उसको लात क्या मारता है कि वो चमचा दूर जाकर फेंका चुका था। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है सिर्फ एक लात के अंदर। लेकिन वो चमचा इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक और खास टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जो कि दावरान ने उसको दिया था और ये टेक्निक बहुत ज्यादा कमाल की और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसने उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट किया था वहां पर एक खतरनाक मून अटैक रेडी हो जाता है। वहां पर मून जैसा एक अटैक आया था जिसके अंदर से अजीब सा ऑरा बाहर निकल रहा था। तो ये सुनकर किंशु कहने लग जाता है कि अच्छा तो यहाँ पर ये मामूली से अटैक से समझ रहा है कि तू मुझे हरा लेगा? कभी भी नहीं। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी 20 स्पीड को बाहर निकालता है और अपनी 20 स्पीड की मदद से उसने सीधा अटैक कर दिया था उसी बंदे के उसी मून वाले अटैक के ऊपर, जिस वजह से वो मून वाला अटैक तो कुछ ही मिनट के अंदर ढेर होने लग जाता है। जो देखकर उस बंदे की हालत खराब हो चुकी थी। वो चमचा एकदम दंग रह चुका था कि नहीं ये नहीं हो सकता, किंशु के पास इतना पावरफुल बीस्ट कहां से आया, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो किंशु कहने लग जाता है कि अभी तो तूने मेरी पावर देखी ही कहाँ है, अब जब मैं तुझे अपनी पावर अच्छे से दिखाऊंगा ना तब तुझे समझ में आएगा कि तूने मुझसे पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की है। दावरान किंशु से कहना चाहते कि देख किंशु तू यहाँ पर मेरे इस चमचे को कुछ करना नहीं, अगर तुझे कुछ करना है फाइट ही करना तो मुझसे आगे करना, मैंने तेरी बेइज्जती की है तो मुझसे फाइट करके दिखा। लेकिन किंशु यहाँ पर सुनने वाला नहीं था। वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपने बीस्ट को सीधा भेज देता है उसी चमचे के ऊपर जो खा कर उसकी कई सारी हड्डियां तोड़ देता है। वो बेचारा चमचा तड़प तड़प कर चिल्लाने लग गया था और उस बीस्ट ने उसकी वाट लगा दी होती है। किंशु दावरान से कहने लग जाता है कि दावरान देखो जिस तरह से तुम्हारे चमचे का हाल हुआ है ना अब तुम्हारा भी मैं वही हाल कर दूंगा। अगर आइंदा से तुमने मेरे सामने रिस्पेक्ट पेश नहीं की तो जब भी तुम मुझे देखो तो अच्छे से और रिस्पेक्ट के साथ मुझसे बात करना। लेकिन दावरान कहता है कि भाड़ में जा तू, मैं तुझे यहाँ पर जान से मार डालूंगा। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदे को मारने की, तू बचेगा नहीं। वो तुरंत यहाँ पर अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट करने लगता है जो कि उसने अभी यहाँ पर सीखा था ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो किंशु को जान से मार डाले। किंशु कहने लग जाता है कि यार अभी तेरे चमचे को सबक सिखाया, लगता है कि तेरी बारी है, अब तुझे भी यहाँ पर सबक सिखाना पड़ेगा तभी तेरे भेजे में कुछ अकल आएगी। जैसे ही दावरान ने अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर रहा था आसपास मौजूद जितने भी लोग होते वो लोग कहना चाहते कि देखो तो जरा आसमान का रंग बदल गया, कितना खतरनाक ऑरा यहाँ पर बाहर निकल कर आ रहा है, ऐसा लगता है कि किंशु की वाट लगने वाली है। दावरान ने अपनी जब डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया है ना तो उसकी डिवाइन बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर दावरान के आसपास के लेवल का भी कोई बंदा होना उसका अटैक वो हैंडल नहीं कर सकता। और किंशु और दावरान के कल्टीवेशन में आसमान जमीन का फर्क है। किंशु तो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। किंशु ने दावरान से पंगा लेकर उसको गुस्सा दिलाकर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और अब यहाँ पर उसका पैर कटने को तैयार है। मोटू भी यहाँ पर एकदम घबरा चुका था कि क्या होगा किंशु का। जोश में तो उसने यहाँ पर दावरान को पूरी तरह से भड़का कर रख दिया। अब ये दावरान हार नहीं मानने वाला, ये बहुत ज्यादा गुस्से में है। सभी लोगों ने यहाँ पे सोच लिया था कि किंशु मरने वाला क्योंकि उसके पास कोई कल्टीवेशन ही नहीं है और दावरान को तो देखो दावरान अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर चुका है। दोनों का आपस में कोई मैच ही नहीं है तो बचने का चांस भी नहीं।
दाओरान तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे अपने ऑरा का प्रेशर किंशु के ऊपर डालता है, किंशु यहाँ पर झुकने लग गया था। दाओरान ऐसे कहता है कि मेरे सामने झुक, नहीं तो आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तेरी रिस्पेक्ट करूंगा? तू सन ऑफ गॉड है तो भाड़ में जा, मैं तुझे इतनी बुरी मौत मारूंगा ना कि तू कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर किंशु को कोई अपने सामने झुका दे, ये किंशु को मंजूर नहीं। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अभी सुप्रीम दांतिया ने जो उसको डिवाइन बॉडी दी थी उसको एक्टिवेट कर लेता है। और जैसे यहाँ पर किंशु ने अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट किया, उसकी डिवाइन बॉडी के अंदर से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकल कर आता है कि जो भी उस ऑरा को देखता है उसकी आंखें चौंधिया जाती है। जितना भी ऑरा उस दाओरान ने फैला कर रखा था अपनी डिवाइन बॉडी से, वो एक सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है और चारों तरफ जाकर किंशु की ही डिवाइन बॉडी का ऑरा फैल चुका था। किसी को यकीन नहीं था कि वो अपनी आंखों से क्या देख रहे कि नहीं ये नहीं हो सकता। किंशु जिसके पास कोई पावर नहीं थे, ये अचानक में इतनी कमाल की डिवाइन बॉडी को कैसे हासिल कर सकता है? ये जो उसने डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट किया ना, ये एंशिएंट प्रीमोर्डियल डिवाइन स्पिरिट है जिसके अंदर पावर होती है सोलर एनर्जी की, बिल्कुल एक सूरज की तरह। ये डिवाइन बॉडी इतनी ज्यादा गर्म होती है कि इसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। पिछले कई हजार साल से ये डिवाइन बॉडी सिर्फ किताबों में लिखी हुई थी, क्योंकि कभी इसको कोई कल्टीवेट ही नहीं कर पाया, जो कि इतना ज्यादा मुश्किल होता है। पर आज यहाँ पर किंशु ने जो ये सबके सामने करके दिखाया था ना, सबकी वाट लग चुकी थी। किसी को यकीन ही नहीं होता अपनी आंखों पर कि वो क्या देख रहे हैं। मामूली से किंशु जिसको लोग लूजर कहते थे, आज वो एंशिएंट डिवाइन बॉडी के साथ सबके सामने खड़ा था। दाओरान के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, उसको यकीन नहीं होता कि नहीं हो सकता ये। मैं तो इस किंशु को लूजर समझता था, लेकिन इसके पास इतनी कमाल की डिवाइन बॉडी कैसे आई? वो कहता है कि किंशु चल कोई बात नहीं, तूने यहाँ पर डिवाइन बॉडी को समन किया ना, तेरी डिवाइन बॉडी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मानता हूँ, लेकिन अपन दोनों की कल्टीवेशन में आसमान जमीन का फर्क है। मैं भी अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हुए तेरी जान लेने वाला हूँ, तुम मरेगा। तो यहाँ पर किंशु कहने लग जाते कि अरे इतनी जल्दी क्या है, पहले तू यहाँ पर मेरे सामने झुक तो। जिस तरह से तू मुझे झुकाना चाहता था, अब यहाँ पर तेरी बारी है। मैं जबरदस्ती तुझे नहीं झुकाऊंगा, तुझे खुद झुकना पड़ेगा। और अगर तू नहीं झुकता है तो तेरा जो रिस्पेक्ट चलती है ना सबके सामने, पूरी रिस्पेक्ट की वाट लगा दूंगा। ऐसा बेइज्जत करूंगा ना कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा तू। दाओरान यहाँ पर ये चीज बर्दाश्त करने वाला नहीं था। अब उसको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, जब यहाँ पर उसकी बेइज्जती होगी तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करता है और एक बहुत ही ब्रूटल अटैक तैयार कर चुका था किंशु की जान लेने के लिए। वो किंशु को यहाँ पर छोड़ने नहीं वाला है। वो अपना पूरी डिवाइन बॉडी की पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे एक पाम अटैक किंशु के ऊपर मारने वाला था, वहां पर आइलैंड के एंसेस्टर है ना, उनकी स्पिरिट आकर पहुंच जाती है और वो दाओरान से कहती है कि दाओरान रुक जाओ, तुम्हें ये अटैक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर किंशु का ध्यान उस एंसेस्टर की स्पिरिट के ऊपर जाता है, उसका ध्यान भटकता है कि तभी पीछे से वो दाओरान अटैक कर देता है किंशु के ऊपर, ताकि बदध्यानी में ही उसकी जान ले सके। लेकिन एंसेस्टर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो बहुत ज्यादा भड़के हुए थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने अटैक किया। सारे के सारे लोग वहां पर एंसेस्टर की स्पिरिट को देखकर बिल्कुल हैरान रह चुके थे कि यहाँ पर एंसेस्टर की स्पिरिट कैसे आई। वो जल्दी किसी भी मामले में एंटर नहीं करते, लेकिन यहाँ पर किंशु के लिए वो यहाँ आए। इनका नाम है एल्डर यांगमिंग और ये जितने भी यहाँ पर फ्लोटिंग आइलैंड के एंसेस्टर वगैरह हैं, उनमें से नंबर 1 पर आते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। सबके सब लोग यहाँ पर उस एंसेस्टर की स्पिरिट को ग्रीट कर रहे थे। एंजल जब नहीं करती तो मोटू से कहना जाती कि अरे खड़ी क्या हो, जल्दी जल्दी बैठो, ग्रीट करो इन एंसेस्टर को। किंशु एंसेस्टर को देखकर एकदम हैरान रह चुका था। वो कहने लग जाता है कि अरे वाह, ये एंसेस्टर तो बड़े कमाल के हैं, इनकी पावर भी बिल्कुल लाजवाब है, मजा ही आ गया इनकी एंट्री देखकर। तो एंसेस्टर की जो स्पिरिट थी वो यहाँ पर किंशु से कहना चाहती है कि किंशु, तुमने जो अपनी यहाँ पर डिवाइन बॉडी एक्टिवेट की है ना, वो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस चीज को लेकर, और इसके बदले मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ कि तुम मेरे सेट को ज्वाइन करो। इस फ्लोटिंग आइलैंड के अंदर जितनी चाहो उतनी कल्टीवेशन करो, जितने रिसोर्सेस तुम्हें चाहिए ना, मैं वो सब देने के लिए तैयार हूँ, ताकि तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बना सको। तो बताओ, क्या मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे? तुम जैसे बंदों को ट्रेन करके ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद है कि तुम यहाँ पर मेरा ऑफर एक्सेप्ट करोगे। किंशु के साथ साथ जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, सब हैरान रह चुके थे कि यहाँ पर सबसे पावरफुल एंसेस्टर ने किंशु को अपना डिसाइपल चुना है, वो उसको ट्रेनिंग देंगे। ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर वाली चीज है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। मामूली सा किंशु जिसे लूजर कहा जाता था, आज तो यहाँ पर उसके साथ क्या कमाल की चीज हो गई। ये जो एंसेस्टर है, इन्होंने पिछले 100 साल के अंदर एक भी डिसाइपल को नहीं चुना था, और उन्होंने डायरेक्ट चुना है किंशु को, क्योंकि उनकी नजर में सबसे ज्यादा कमाल का कोई इंसान आया ही नहीं था जिससे वो अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना सके। पर यहाँ पर किंशु को देखकर वो इंप्रेस हुए और उन्होंने किंशु को अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना लिया। अब जब यहाँ पर किंशु इनके अंडर में अपनी ट्रेनिंग करेगा ना, तो किंशु इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जिसका कोई हिसाब भी नहीं रहेगा। किंशु की तो लाइफ सेट हो गई। जितने भी लोग यहाँ पर किंशु की तारीफ कर रहे थे, वो सब सुन सुनकर दाओरान एकदम ज्यादा पगला जाता। उसको इतना गुस्सा आ रहा था जिसका कोई हिसाब नहीं था कि इस किंशु को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। और जहाँ लोग मेरी तारीफ करते थे, आज यहाँ पर सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करने में लगे हुए हैं। एंसेस्टर की स्पिरिट किंशु से कहना चाहती है कि किंशु, चलो मेरे साथ मेरे आइलैंड
के ऊपर, मैं तुम्हें अपने सेक्ट में ले जाना चाहता हूँ। वो अपने साथ किंशु को ले जाने लग गए थे। किंशु जाते जाते ही यहाँ पर दावरान को और ज्यादा बेइज्जत करता है कि क्या हुआ ब्रो, ठंडा पड़ गया यार तू तो, अभी जो आज का मैटर अपना अधूरा रह गया था ना, कभी इस मैटर को पूरा करना रहेगा तो आ जाना मुझसे मिलने के लिए, मैं तैयार हूँ। तुझे भाई साहब यहाँ पर तो मेरी सन ऑफ गॉड की सील मिली नहीं, उल्टा यहाँ पे मेरे हाथों तू बेइज्जत हो गया। तुझे तो अभी और भी बहुत कुछ बेइज्जत करना बाकी है लोगों की नजरों में, सारी जिसे मैं बराबर सूद समेत लूंगा वापस। उसकी एक एक बातें दावरान को इस तरह से चुभ रही थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो मन में कहने लग जाता है कि किंशु, आज मैंने यहाँ पर ना अपने मन के अंदर तेरी मौत लिख दी है। जिस तरह की बेइज्जती आज मेरी यहाँ पर हुई ना, जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। और मैं दावरान अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेता हूँ। किंशु तुम मरेगा, मैं ही मारूंगा, वो भी अपने हाथों से। जी ले तुझे जितना जीना है, तेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। दावरान तो बिल्कुल बौखला गया था ऐसी बेइज्जती देखकर। और क्यों ना हो, जिसकी सब रिस्पेक्ट करते थे, आज यहाँ पर किंशु ने उसकी इज्जत का कबाड़ा कर दिया था, तो उसका तो दिमाग खराब होना ही था। जिसके बाद हम किंशु को देखते हैं, वो अभी जो एंसेस्टर आए थे यानमिंग, उनके फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर आ जाता है। ये आइलैंड बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जहां पर दावरान रहता है उससे तो ज्यादा ही खूबसूरत है ये, क्योंकि एल्डर यानमिंग है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो उनका आइलैंड भी सबसे ज्यादा कमाल का था। वो किंशु को अपने पास बुलाते हैं, अपने महल के अंदर रखते हैं, और यहाँ पर आने के बाद किंशु कहने लग जाता है उनसे कि एल्डर यानमिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। मैं नहीं बता सकता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूंगा। तो एल्डर यानमिंग कह दे कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर खुश हूँ तुम्हें देखकर। तुमने जो अपनी सोलर डिवाइन बॉडी एक्टिवेट की है ना, शायद तुम नहीं जानते होगे कि ये कितनी ज्यादा कमाल की है। उस तरह की डिवाइन बॉडी को मैं खुद यहाँ पर हासिल नहीं कर पाया था। इससे पहले मैंने सिर्फ एक बंदे के पास वो डिवाइन बॉडी देखी थी, जो कि करीब 10,000 साल पहले एग्जिस्ट करता था। उसके बाद पूरे 10,000 साल के अंदर एक भी इंसान ने इस सोलर डिवाइन बॉडी को हासिल ही नहीं कर पाया। लेकिन ये तुमने कैसे किया ना, मैं खुद यहाँ पर इस बात को सोच सोच कर हैरान हूँ। मैं ही क्या, जो भी तुम्हारे बारे में जानेगा ना, वो बिल्कुल पागल हो जाएगा। तुम्हें जो चीज मिली है ना, वो तुम्हें कल्टीवेशन की किस ऊंचाइयों पर ले जाएगी, तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी इस डिवाइन बॉडी का अच्छे से इस्तेमाल करना और इसका फुल पोटेंशियल यूज करना, ताकि तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बना सको। वैसे भी मैं ना यहाँ पर सेक्ल्यूशन के अंदर जा रहा हूँ ताकि अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज कर सकूँ। तो जब तक मैं यहाँ पर इस आइलैंड के ऊपर नहीं हूँ, बंद कमरे के अंदर कल्टीवेशन कर रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस आइलैंड को तुम संभालो। जो रिसोर्सेज चाहिए, जितनी कल्टीवेशन की चीजें चाहिए, सब कुछ तुम ले सकते हो, बस अपने को आपको स्ट्रॉन्ग बनाओ। जब तक कि मैं यहाँ पर नहीं आता, उम्मीद है कि जिम्मेदारी तुम संभालोगे। किंशु ये चीज सुनकर बिल्कुल हैरान रह चुका था कि एक तो यहाँ पर एंसेस्टर ने मुझे अपना डायरेक्ट डिसाइबल बनाया, उसके बाद पूरे के पूरे आइलैंड की जिम्मेदारी मुझे दे रहे, रिसोर्सेज की पूरी खुली छूट देने की, जो चाहिए मैं वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। आखिर इतना ज्यादा एहसान मुझ पर क्यों? उसको एक पल के लिए हल्का सा डाउट भी लग रहा था कि कहीं मामला कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, लेकिन एंसेस्टर जब वो बात करता तो वो इतना अच्छे से बात करते हैं उससे कि गड़बड़ महसूस होने का कोई सवाल ही नहीं था। वो कहता है कि ठीक है एंसेस्टर, जैसा आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं बिल्कुल इस जगह को अपनी तरह से हैंडल करूंगा और कुछ भी गड़बड़ होने नहीं दूंगा। आपको जितने दिन तक के सेक्ल्यूशन के अंदर जाना है, आप उतने दिन के लिए जा सकते हैं। एंसेस्टर किंशु से कहते हैं कि तुम हमेशा से कमजोर रहते आए थे ना, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, अब ये मौका है तुम्हारे पास खुद को ऐसा बनाने का कि बस यहाँ पर लोग तुम्हारे नाम से ही थर थर कांप जाएं। तो किंशु कहते हैं कि डिसाइपल जो है ना आपका, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा कि लोग मेरे बारे में सिर्फ सुनते रह जाएं। इतना कहने के बाद किंशु जो था वो तो अपनी प्रैक्टिस वगैरह के लिए जा चुका था। उसके जाने के बाद वो जो एंसेस्टर थे वो कहने लग जाते हैं कि मेरे दोस्त फैंतियान, असल में फैंतियान किंशु के ही फादर का नाम है, और किंशु के फादर और ये एंसेस्टर बहुत पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो कहते हैं कि फैंतियान, आज मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन हुआ कि तुम्हारा जो बेटा किंशु है ना, वो इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान है जिसका कोई हिसाब भी नहीं लगा जा सकता। फैंतियान, तुमने मुझ पर बहुत सारे एहसान किए, और आज जो मैं यहाँ पर तुम्हारे बेटे को दे रहा हूँ ना, ये आइलैंड की हर रिसोर्सेस, अपनी खास ट्रेनिंग वगैरह, वो तुम्हारे एहसान के सामने कुछ भी नहीं है। तुम फिक्र मत करना, मैं पूरी जान लगा दूंगा किंशु को स्ट्रॉन्ग बनाने में। अब तक कि मुझे भी लगता था कि वो लूजर है, वो कोई काम का नहीं है, उसको ट्रेनिंग देकर क्या फायदा, लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो लूजर नहीं है। वो ऐसा इंसान है कि जैसा इस दुनिया में पहले कोई नहीं आया था। मैंने उसके अंदर वो चमक देखी है जो मैंने तुम्हारे अंदर देखी थी। तुम्हारी जो पोजीशन थी, तुम्हारी जो रेपुटेशन थी ना, मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा उसको हासिल करेगा और एक दिन तुम्हारे जैसा ही वो स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाएगा। दूसरी तरफ हम डॉन को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था कि यार मैं अपना कोई प्लान एग्जीक्यूट भी नहीं करता हूँ और वो भी फेल हो जाता है। अब यहाँ पर किंशु ने जब अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया तो सारे के सारे लोग उसी की तारीफ करने में लगे हुए हैं। अब तो उसको रास्ते से हटाना, उसका सन ऑफ गॉड का सील हासिल करना और ज्यादा मुश्किल हो गया। समझ नहीं आता कि आखिर ये किंशु है क्या चीज। कल तक तो लूजर बना फिर रहा था, आज ऐसा बन गया कि लोग उसकी तारीफों करते हुए रुक नहीं रहे। न जाने किस किस तरह के हिडन ट्रम्प कार्ड को उसने अपने अंदर छुपा कर रखा हुआ है। उसकी डिवाइन बॉडी ऐसी है कि इसके बारे में मैंने खुद कभी नहीं सुना था, पर मैं इतनी आसानी से शांत तो नहीं बैठूंगा। तो ओल्ड मैन कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब किंशु ने यहाँ पर अपना ट्रम्प कार्ड, जो कि उसकी डिवाइन बॉडी थी, वो बता दिया है ना, तो हम उसके हिसाब
हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे उसको रास्ते से हटाया जा सकता है। तो डोंग कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, किंशु के पास और भी ऐसी ऐसी चीज होंगी ना जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अब लगता है कि मुझे ही मैदान में उतरना पड़ेगा, मुझे भी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि मैं खुद जाकर किंशु से उसका सन ऑफ गॉड का सील हासिल कर सकूं। इतना कहने के बाद वो अपनी प्रैक्टिस के लिए जा चुका था। उसके सामने एक व्हाइट टाइगर होता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था और वो यहाँ पर उसी के साथ फाइट करने में लग जाता है। उसके साथ फाइट करते हुए वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था ताकि खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके। और देखते ही देखते उसने यहाँ पर व्हाइट टाइगर की वार्ड लगाकर रख दी थी। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस व्हाइट टाइगर को डिस्ट्रॉय ही कर देता है। मानना पड़ेगा ये डोंग भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बंदा है। अब लगता है कि इसकी और किंशु के बीच में कमाल का बैटल हमें देखने मिलेगा, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।